बिलावल कौन था, किस घराने के साथ गहरी रफाकत थी? कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी कि जिसमें बिलावल को वहाँ देखा जा सकता है जब बलाज का कत्ल हुआ था। वो अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए गया तो वहाँ पे जब उसका उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें उसके रेड वारंट आ रहे थे सामने। बिलावल का पहली दफ़ा नाम तो इस कत्ल के बाद ही सामने आया और उसमें ये कहा जा रहा था कि इसका तीफी बट ग्रुप के साथ कोई करीबी ताल्लुक है। कानून का सामना तो इन दोनों ग्रुपों ने करना ही करना है। अगर सुलह हो जाए तो फिर ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस में 1 साल होने को है और उसके बाद एक नई पेशरफ्त सामने आती है। तीसरा शूटर गिरफ्तार होता है जिसका नाम बिलावल है और कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि बिलावल का ताल्लुक जो है वो गोगी बट और तीफी बट के साथ काफ़ी गहरा है। इस सारी सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है खुर्रम पाशा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, 1 साल के बाद बड़ी गिरफ्तारी सामने आती है, क्या कहेंगे? बिलावल की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई? किस तरह पता चला कि बिलावल ओमान में मौजूद है? ये 1 साल बाद तो खैर नहीं हुई, उससे पहले भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी जी। इसमें ये था कि जो एक नौजवान पकड़ा गया था हारून, और उसने को इंकशाफ किया था कि जी मेरे साथ वहाँ पे मौका पर बिलावल भी मौजूद था और कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी कि जिसमें बिलावल को वहाँ देखा जा सकता है जब बलाज का कत्ल हुआ था। उस तकरीब में मौजूद था। बिलावल का ये किरदार तो कत्ल नहीं है कि उसने बलाज को कत्ल किया है। कत्ल जिसने किया था वो मौके पे मारा गया था। हाँ जी। अच्छा, इसमें यह था कि जब बिलावल का नाम सामने आता है तो बिलावल फिर बैरून मुल्क फ़रार हो जाता है। और ये तो अगर ये कहा जाए जी किसी के इल्म में था कि इस वक्त वो कहाँ पे है तो वो तो गलत बात होगी। उसमें सिंपल ये है कि उसका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला था। अच्छा। और 8 फरवरी को उसके पासपोर्ट की जो मियाद थी वो ख़त्म हो रही थी। इस 8 फरवरी? हाँ जी, वो अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए गया तो वहाँ पे जब उसका उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें उसके रेड वारंट आ रहे थे सामने। अच्छा। इसलिए उसे तहवील में लेके इंटरपोल के हवाले किया और इंटरपोल के ज़रिए उसे पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिया गया। तो अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। अब देखें पुलिस अपनी तफ्तीश में क्या निचोड़ निकालती है, बिलावल क्या इंकशाफात करता है। उस हवाले से अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है कि क्या लगता है कि बिलावल की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद कोई अहम इंकशाफात मुतवक्किल? देखिए डिपेंड करता है ना कि बिलावल क्या इंकशाफ करता है, उसका क्या रोल था। अगर रोल बिलफर सामने भी आता है तो वो एक सहूलत कार का रोल आएगा सामने कि जी वो ज़ाहिर है अब तक जितने भी लोग अमीर बलावल के कत्ल में पकड़े गए वो सब सहूलत कार ही किसी ना किसी हवाले से थोड़ा थोड़ा उनका को किरदार नज़र आता था। मेन तो मारा गया था और उसके बाद जिन मुल्ज़मान को मरकज़ी करार दिया गया वो अभी तक मफरूर हैं, जिनमें तीफ़ी बट और गोगी बट शामिल हैं। उसमें भी तीफ़ी जो गोगी बट हैं उन्हें पुलिस वैसे ही अपनी तफ्तीश में क्लियर करार दे रही है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि गोगी बट का इस कत्ल में कोई ताल्लुक़ है। तो रह गए तीफ़ी बट, उन्हें मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द किया गया। अब वो देखें वो कब गिरफ़्तार होते हैं या वो ख़ुद आते हैं, पेश होते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं, तो उनके किरदार का तयन तो तब ही किया जा सकता है ना। बिलावल कौन था, किस घराने के साथ गहरी रफाकत थी, ताल्लुक था, क्या हकीकत सामने? बिलावल का पहली दफ़ा नाम तो इस कत्ल के बाद ही सामने आया और उसमें ये कहा जा रहा था कि इसका तीफ़ी बट ग्रुप के साथ कोई करीबी ताल्लुक है। अब बाकी फिर मैंने कहा कि वो अब पुलिस अपनी तफ्तीश में सारा निकालेगी कि किस हद तक ताल्लुक था, आया वो इस कत्ल में मुलव्विस है भी कि नहीं है, या वो क्या इंकशाफात करता है। डेफिनेटली अब तक सारे इंकशाफात तो वो कर चुका होगा। अब आज 4 से 5 दिन हो गए हैं उसकी गिरफ़्तारी को, तो लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। और चूँकि ये एक हसास मामला है जो जिन सोर्सेज़ के थ्रू हम तक भी कोई बातें आती हैं तो कोई ऐसी मेरे तक भी कोई रिलायबल बात नहीं है कि जो मैं बयान करूं और उसका अल्टीमेटली फिर नुकसान होता है। ये बताइएगा पाशा साहब, आप चूँकि इस सारे मामले को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, एक तरफ अमीर बलाज का कत्ल होता है, फिर एहसन शाह, फिर उसके बाद अचानक ही एक नया मोड़ आता है, जावेद बट का कत्ल हो जाता है। अब जावेद बट का जो कत्ल होता है उसमें नामजद मुल्ज़िमान होते हैं जो अमीर बलाज के एक छोटा भाई है उनके ख़िलाफ़ और कैसर बट के ख़िलाफ़। दोनों केसेस में जिनके ऊपर जो नामजद मुल्ज़िमान हैं वो फ़रार हैं,
सहूलत कार गिरफ्तार होते हैं। देखिए अभी तक इस सारी दुश्मनी के मामले में जी अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद और जावेद भट्ट के कत्ल के बाद अब दोनों जो ग्रुप हैं वो इस वक्त बैलेंस पोजीशन में हैं कानूनी लिहाज से। सही। वो बैलेंस पोजीशन क्या है कि अगर आप देखें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट वो दोनों भी मफरूर हैं। अगर दूसरी तरफ जानिब आ तो कैसर भट्ट, अमीर फ़तेह, अमीर मौसब और आरफ भट्टी वो भी मफरूर हैं। अब ये सारे लोग पुलिस को मतलूब हैं और इसमें चंद एक जो हैं वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो सबको पता है कौन कहाँ बैठा हुआ है, वो तो अब ढकी चुकी बात नहीं रही। अच्छा, जिन किरदारों का अभी तक नहीं पता, उनकी कन्फर्मेशन नहीं, उनमें एक वाहिद मुलज़म है आरफ भट्टी या गोगी भट्ट, जिनके बारे में आप अभी कन्फर्म नहीं कह सकते कि वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन बाकी मुलजमान इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। ज़राए के मुताबिक वो मुल्क के अंदर ही। अब इस वक्त दोनों को कानूनी तौर पर उसी पोजीशन का सामना है जो पहले तीफी भट्ट ग्रुप को था। अब वही पोजीशन अमीर बलाज ग्रुप की हो गई भी है और उसमें जो एक सुलह की बातें भी आप देख रहे होंगे अब चल रही हैं और लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि जी सुलह हो चुकी है। कैसे ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स के बड़े हाई रैंक के ऑफिसर्स भी इस सुलह में किरदार अदा कर रहे हैं। मैं वही इस तरफ ही आ रहा हूँ कि ये बड़ी एक खुश आइंद बात है कि जो सुलह की बातें चल रही हैं और ये काफ़ी अरसा से जा रही हैं और इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल हो सकी मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई नहीं हो सकी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कैसर भट्ट की हद तक सुलह हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊं, आज से महीना 1.5 माह पहले भी ये खबरें आई कि जी कैसर भट्ट की सुलह हो गई है, लेकिन खुद कैसर भट्ट का ही एक वीडियो बयान सामने आ गया था कि उन्होंने इन चीज़ों की तरदीद कर दी थी और ये ऐलान किया था कि मैं हर हाल में अमीर मौसब के साथ खड़ा हूँ, सुलह अमन के लिए सुलह होनी चाहिए, ये अल्फाज उनके थे। बट उन्होंने ये नहीं था कहा कि जी मेरी सुलह हो गई। दूसरा, उन्होंने वाज़े अपने वीडियो पैगाम में ये बात कही थी कि हमारे जो भी हमारी एक्टिविटी है या हमारे केसेस में जो भी पेश रफ्त होती है हम ख़ुद सोशल मीडिया पे आकर अपने वीडियो बयान में बता देते हैं और कुछ मामलात की वजह से मैंने खामोशी इख्तियार की हुई है। अब अगर हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं जिस तरह बातें चल रही हैं सुलह की, तो अभी तक कैसर भट्ट का तो कोई इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया कि जिसमें वो इस चीज़ की तायद करें कि जी मेरी हद तक सुलह हो गई है। ठीक है, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, और काफ़ी अर्सा से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इन दोनों ख़ानदानों को मिलाया जाए और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके दरमियान जावेद भट्ट का जब कत्ल हुआ, ज़राए के मुताबिक उनकी फैमिली उस केस को परसू नहीं करना चाह रही थी, आगे लेकर नहीं जाना चाह रही थी। वो उल्टा तीफी भट्ट को ब्लेम कर रही थी कि आपकी वजह से ये जावेद भट्ट का कत्ल हुआ है, लिहाजा हम इस केस की परसूख नहीं करना चाहते। इसमें कितनी सदाकत? नहीं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल अफवाहें थी, बिल्कुल अफवाहें थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। केस की पैरवी प्रॉपर कर रहे हैं। बिल्कुल वो केस की पैरवी भी कर रहे हैं और जो ये बातें फैलाई थी कि जी तीफी भट्ट के साथ उनकी फैमिली ने कोई गिला शिकवा किया है कि आपकी वजह से, ये बिल्कुल कतन झूठ है, बिल्कुल झूठ बातें हैं। और ये मैंने फिर वही कहा कि इतना हसास मामला है, इसमें हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई इस केस की नौयत पर कोई असरअंदाज हो और इंतशार पैदा हो। देखें, वो चाहे तीफी भट्ट ग्रुप हो, चाहे वो अमीर बलाज टीपू ग्रुप हो, दोनों ग्रुपों के हवाले से हमें ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, कोई ऐसे ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। एक ऑलरेडी एक दुश्मनी में आग लगी हुई है और उसमें मज़ीद अगर कोई बंदा पानी नहीं ना फेंक सकता उस आग को बुझाने को, तो तेल भी ना फेंके। हम लोग सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए जो बात सुनी सुनाई बात होती है और उसको हम फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखा जाए तो जो अमीर बलाज फैमिली है वो एक पेज पर है, इसी तरह अगर तीफी भट्ट की जो फैमिली है वो एक पेज पर है। वो क्यों कहेंगे कि जी आपकी वजह से ऐसा हुआ? ये बिल्कुल एक झूठी बात थी, ऐसी बात नहीं है। हमें इन बातों की बजाय इस तरफ जाना चाहिए और इस चीज़ की हमें अप्रिशिएट इन चीज़ों करना चाहिए कि जो लोग, जिनमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं सुहेल शौकत भट्ट, वो भी कोशिश कर रहे हैं, इवन कैसर भट्ट के बड़े भाई इसरार भट्ट वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को समेटा जाए और इसकी सुलह कराई जाए। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, और अगर जो लोग सुलह की कोशिशें कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह करे जी सुलह हो जाए। लेकिन खुर्रम पाशा साहब, एक आपका आज से कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया, उसमें भी हमने सुलह की ही बात की, और आने वाले चंद दिनों के बाद, ये अभी कुछ ही दिन पहले की अगर बात करें तो सुलह के चांसेस भी नज़र आ रहे थे। अब एक चीज़ ये बताएं कि अल्लाह करे सुलह हो जाए, एक तो
اس کیس کی نوعیت یہ ہے کہ صلح ہو جاتی ہے, کیس وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں اور شہر لاہور میں امن برپا ہو جاتا ہے. اگر ان کیس صلح نہیں ہوتی پھر کیسز کہاں جائیں گے؟ اس کیس کا کیا بنے گا, امیر بلاج کے کیس کا یا جاوید بٹ کے قتل کیس کا؟ دیکھیں اس میں جو کیسز کی حد تک بات ہے نا, تو قانون ان سب کے لیے برابر ہے, وہ چاہے تیفی بٹ گروپ ہو چاہے امیر بلاج ٹیپو گروپ ہو, ان پر بھی کیسز ہیں, ان پر بھی کیس ہے, ایک ایک کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان سب کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر امیر بلاج ٹیپو قتل میں تیفی بٹ کا کردار نہیں ہے تو ان کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی. اگر وہ چیز ثابت نہیں کر سکتے تو پھر وہ ملزم ٹھہرائے جائیں گے تفتیش میں. اسی طرح اگر جاوید بٹ کے قتل میں امیر موصف کا, امیر کا یا کیسر بٹ کا کوئی رول نہیں ہے تو انہیں یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. قانون کا سامنا تو ان دونوں گروپوں نے کرنا ہی کرنا ہے تا وقت کے صلح نہ ہو جائے. ہاں اگر صلح ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں گے, مدعی خود بیٹھ جائیں گے نا. ان کو نہ صرف اس قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ اس دشمنی میں پھر فردر نقصان, اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں زین, کہ ان لوگوں کو بھی اب تھوڑا سا کوئی حیا کر لینی چاہیے جو اس دشمنی کی وجہ سے جن کی روٹیاں چل رہی ہیں, وہ منافق طبقہ جو چاہتا ہے کہ ان کی صلح نہ ہو, انہیں بھی اب بس کر دینا چاہیے, کیونکہ ان کا کچھ نہیں جا رہا ہے تو ان دو خاندانوں کا جا رہا ہے. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا اگر کردار پازیٹیو پلے کر دیں اس ہمارے معاملے میں تو صلح ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. انہیں اپنا ایسے جو لوگ ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر وہ ان دونوں خاندانوں کی بھلائی چاہتے ہیں. لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ بلاول سے کوئی انکشافات ابھی تفتیش میں کچھ ممکن ہے 3-4 دن میں؟ کیا تفتیش ہوئی, کوئی بتایا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ڈیفینیٹلی پولیس نے ہر چیز کا نچوڑ نکال لیا, انہیں اس سے تفتیش مکمل کر لی ہونی ہے. اتنا ٹائم پولیس کو نہیں لگتا کہ 4 دن میں کچھ چیز آئی نہ ہو. آپ کو بتایا جو چیزیں سامنے آتی ہیں, میں نے پھر کیا وہ ریلائبل نہیں ہے. ہمیں اس لیے کہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, ہمیں جب تک پولیس آفیشلی کوئی اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے کہ اس میں سے کیا نکلا ہے, خام خواہ ہوا میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے پاس سب سے پہلے خبر اور میں یہ بریک کر دوں, وہ غلط ہے. جب تک آپ کے پاس پولیس کی آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی, ہمیں اس چیز کو کریدنا ہی نہیں چاہیے. بالکل, بہت شکریہ جی. خرم پاشا صاحب موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک پولیس آفیشل کی جانب سے جو ہے کوئی بھی خبر ہمیں نہیں ملتی, اس وقت تک ہم اپنے ناظرین کو کوئی بھی ایسی ڈس انفارمیشن نہیں دینا چاہتے جو کہ مصدقہ نہ ہو. اور سیکنڈلی بڑی اہم بات, بڑا اہم نقطہ جو کہ آج سے 6 ماہ پہلے کے انٹرویو میں بھی اٹھایا گیا تھا کہ اگر ان دو خاندانوں کے درمیان صلح ہوتی ہے, وہ نہ صرف ان دو خاندانوں بلکہ شہر لاہور کے امن کے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہے. اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ ان دونوں خاندانوں کی صلح میں پوزیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.